नमस्कार। आप सबका कोड भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 6 अकाउंट्स का, जिसका चैप्टर्स है आपका रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर सर्वप्रथम फंड लिया जाता है जो वर्किंग कैपिटल से बनता है। करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस करने से फंड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल को फंड कहते हैं। ये इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, और जिन माध्यम से बढ़ता है उनको हम क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड, और जिनके माध्यम से ये पैसा खर्च होता है उसको यूजेस ऑफ फंड कहते हैं। आपके सिलेबस में रखा है कैश फंड, अर्थात कैश एंड इक्विपमेंट्स, अर्थात कैश और कैश एंड बैंक। जब कभी भी फर्म में बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा, और जब कभी भी कम होगा तो आउटफ्लो होगा, जिसको बहिर्गमन कहते हैं। इनफ्लो को अंतर्बहाव कहा जाता है और आउटफ्लो को बाह्य बहाव कहा जाता है। तो जैसे जैसे हमारे लिए डिपेंड करता है कि हमारे पास फंड कब बढ़ेगा और कब कम होगा, कैश इन हैंड और कैश रेट। तो इसके संबंध में 3 एक्टिविटीज में कर दिया गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, संचालन संबंधी क्रियाओं से कब हमारा कैश बढ़ेगा और कम होगा, और इन्वेस्टिंग विनियोजन क्रिया से, और तीसरा क्रियात्मक आपका वित्तीय क्रिया से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन 3 हमारी क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से कब कब कैश आता है और कब कब कैश जाता है। इसी बात को जिस स्टेटमेंट में बनाया जाता है, जिस प्रपत्र में बनाया जाता है, उस प्रपत्र को रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। तो इससे संबंधित आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका आया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन मानक 3 संशोधित के प्रावधान को समझाइए। तो वर्तमान में रोकड़ प्रवाह लेखांकन AS3 संशोधित के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है, और रोकड़ प्रवाह की जानकारी के उद्देश्य के लिए यह विवरण बनाया जाता है। और रोकड़ प्रवाह विवरण को 3 क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहली क्रिया है हमारी संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो इस तरह से 3 क्रियाओं में आपको इनके प्रावधान किए गए हैं। इनके 3 क्रियाओं के नियमानुसार इसको बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न आया था आपका, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए क्रियाओं का वर्गीकरण सविस्तार समझाइए। तो जो 3 क्रियाएं थी, संचालन संबंधी क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया, तो इन तीनों क्रियाओं को हमने क्या किए, विस्तार से समझाना है। तो संचालन संबंधी क्रिया क्या है। तो किसी भी व्यापार को संचालन करने में, किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय करने और व्यापार करने से जो लाभ या हानि होता है, उस लाभ हानि को हम संचालन संबंधी क्रिया कहते हैं। तो इनमें हम समस्त वास्तव में जो शुद्ध लाभ निकाला जाता है, तो उसमें हम सभी खर्चों को, चाहे वो आपका संचालन संबंधित हो, चाहे गैर संचालन संबंधित हो, चाहे नॉन कैश आइटम हो, चाहे कैश आइटम, सभी को ले लिया जाता है और सभी प्रकार की इनकम को ले लिया जाता है। जबकि वास्तव में संचालन संबंधी क्रियाओं में केवल ऑपरेटिंग से होने वाले जो इनकम्स है उनको लेना है, और ऑपरेटिंग से होने वाले खर्चों को लेना है। तो इसलिए इसमें हमको गैर व्यापारिक खर्च व हानियां और नॉन कैश आइटम्स को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और उससे जो आपको प्रॉफिट आता है उसको संचालन संबंधी क्रिया कहते हैं। और संचालन संबंध में हमारे आ जाते हैं किसी भी, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में, किसी भी वस्तु का विक्रय करना, या सर्विस या सेवा से प्राप्त है, देनदारों या प्राप्ति पत्र से प्राप्त है, या रॉयल्टी या फीस या कमीशन से प्राप्त है। इससे आपका ऑपरेटिंग फंड बढ़ेगा। आपको किसी भी वस्तु को नगद क्रय करने से, या लेनदारों का भुगतान करने से, या किसी भी व्यापार को संचालन करने में वेतन, किराया, मजदूरी भुगतान करना, या आयकर का भुगतान करना हमारा किस में आ जाता है, संचालन संबंधी क्रियाओं में आता है। इन दोनों के माध्यम से कब पैसा आया और कब पैसा निकालने से हमको रोकड़ प्रवाह निकल कर आ जाता है। दूसरी हमारी क्रिया होती है विनियोजन संबंधी क्रिया, निवेश क्रिया भी कहा जाता है।
तो निवेश क्रिया में सामान्य रूप से हम उसको रखते हैं, किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए हमको स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके माध्यम से हम व्यापार करते हैं। तो अगर हम अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्थात बिल्डिंग खरीदे हैं, भवन खरीदे हैं, मशीन खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, मोटर कार खरीदे हैं, प्लांट आदि खरीदे हैं, तो उन पे किया गया इन्वेस्टमेंट दीर्घकालीन होता है और इनसे हमको लंबे समय तक लाभ होता है, जिसका हमारा उद्देश्य इसे दोबारा बेचना नहीं होता है। तो इन संपत्तियों के क्रय विक्रय से अगर आपके पास पैसा आता है और जाता है तो उसको विनियोजन क्रिया में लिया जाए। जैसे किसी संपत्ति का विक्रय करना तो आपके पास फंड आएगा, और किसी वस्तु का क्रय करने से आपके पास रोकड़ जाएगा, और हम आपने किसी अन्य संस्था में पैसा लगाए हो तो वहां से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, जो निवेशन संबंधी आय या साधन माना जाता है। तीसरा हमारा होता है वित्तीय क्रियाओं का रोकड़ प्रभाव। किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए फाइनेंस की, वित्त की आवश्यकता पड़ती, धन की आवश्यकता पड़ती। धन कहाँ से आएगा व्यापार संचालित करने में? तो मुख्य रूप से हमको नए अंशों या ऋण पत्रों को निर्गमन किया जाता है। इसके अलावा हम बैंक से आदि से ऋण लेते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, और अगर हमने इनके माध्यम से धन एकत्रित किया जाता है जिसका हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऋण का वापस करना, ऋण पत्रों का शोधन करना, अंशों व ऋण पत्रों पर लाभांश व ब्याज का भुगतान करना, इससे आपका क्या होगा, फंड खत्म होता है, रोकड़ खत्म होगा, रोकड़ कम होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वित्तीय क्रियाएं कहते हैं। तो इसको आपको तीनों पॉइंट को विस्तार से आपको इस प्रश्न के उत्तर में समझाना है। दूसरा प्रश्न हमारा आया था, रोकड़ अंतर प्रवाह और बाह्य रोकड़ प्रवाह के 10 उदाहरण बताइए। तो हमारे इसमें हम देखेंगे रोकड़ अंतर प्रवाह के उदाहरण। अगर संचालन संबंधी क्रिया ले तो इसके उदाहरण है हमारे, पैसा कब आएगा, नगद विक्रय से आपका पैसा आएगा, देनदारों से नगद प्राप्त होगा या प्राप्ति पत्र से नगद पैसा मिलेगा, कमीशन व फीस या रॉयल्टी से प्राप्त। ये संचालन संबंधी क्रिया के उदाहरण है। और संचालन संबंधी क्रिया में आपके पास रोकड़ भाव कब होगा, नगद माल क्रय करने से, लेनदारों व पूर्तिकर्ताओं का नगद भुगतान करने से, वेतन, मजदूरी, किराया, कर आदि का भुगतान करेंगे। निवेशन संबंधी क्रिया में हमारा जाता है संपत्ति का नगद क्रय करना, नगद विक्रय करना, विनियोग का विक्रय करना, विनियोग पर ब्याज व लाभांश की प्राप्ति, इससे रोकड़ अंतर प्रवाह होगा। बाह्य प्रवाह कब होगा, संपत्ति या भवन का क्रय करोगे, विनियोजन का क्रय करेंगे, विनियोग का क्रय करेंगे तो आपके पास पैसा जाएगा। वित्तीय क्रियाओं में आपके पास पैसा कब आएगा, समता अंशों का निर्गमन करोगे, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करेंगे और ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे या बैंक आदि से ऋण लेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा कब जाएगा, अगर आप पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते हो, ऋण पत्रों का भुगतान करते हो या लाभांश का भुगतान करेंगे या ऋण पत्रों का ब्याज का भुगतान करते हैं, हमारे पास पैसा जाता है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे रोकड़ अंतर्प्रवाह और बाह्य, जिसके 10 एग्जाम्पल आपको पूछा हुआ है। चौथा हमारा प्रैक्टिकल्स आया है, निम्नांकित विवरण से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। तो इसमें हमको सर्वप्रथम यहाँ दिया है लाभ हानि का शेष दिया। तो सबसे पहले वर्ष का करंट ईयर का लाभ निकालेंगे। हमारे पास 17 में 55,000 था, 18 में 60,000 रुपए, मतलब 5,000 रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट आया है। इस प्रॉफिट में गैर नगद खर्चों को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को, जिसमें हमारे गैर नगद खर्चों में हमारा रहता है डेप्रिसिएशन और ख्याति, गुडविल, पेटेंट का राइट अप करना, इनमें से कोई भी होगा आप ऐड कर दोगे तो आपका प्रॉफिट। और इनमें से अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या किसी संपत्ति को विक्रय करने से आपको क्या होता है, लाभ होता है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, गैर संचालन संबंधी आय को माइनस कर दीजिएगा। तो आपको निकल के आ जाएगा शुद्ध लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपका आ जाएगा। इसमें फिर हमको संपत्तियों का करेंट, चालू संपत्ति और चालू दायित्व में कमी व वृद्धि को प्लस और माइनस किया जाता है। तो इसके लिए सीधा नियम है, आपको ध्यान रखना है कि चालू संपत्ति का नियम उल्टा है। चालू संपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो माइनस करते हैं और कमी होती है तो प्लस करते हैं, जबकि चालू दायित्व में, करेंट लायबिलिटीज में, अगर पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ता है तो प्लस करते हैं और पिछले साल की तुलना में इस साल कम होता है तो माइनस करते हैं। तो बस ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला व्यापारिक बिल्स रिसीवेबल, व्यापारिक प्राप्त, ये क्या है आपके लिए, करंट एसेट्स है।
तो करंट एसेट पिछले साल 25,000 थी, अब कितनी हो गई है? 31 हो गई, बढ़ गई है। उल्टा बढ़ गई मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? चालू संपत्ति में वृद्धि, व्यापारिक को इसको माइनस करेंगे, 6,000 रुपए क्या होगा आपका? माइनस होगा। दूसरा बोलता है अदत्य किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 था, 21,000 हो गया। दायित्व में वृद्धि, तो दायित्व में वृद्धि को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, इसलिए हमारा क्या प्लस हो जाएगा? आपका अदत्त व्यय जो है 9,000 रुपए डिफरेंस आ रहा है, प्लस हो जाएगा। चौथा आइटम हमारा गुडविल, जो गुडविल का हमारा राइट अप कर रहे हैं, उसको पहले स्टेप में अपन क्या कर देंगे? 40,000 गुडविल थी, अब 38 हो गई, मतलब 2,000 की गुडविल क्या हो गई है? राइट अप हुई है। राइट अप हुई, उसको गैर नगद खर्चे हैं, उसको ऐड कर देंगे 5,000 में, उसी पर हमारा 7,000 आया था। और उसके पश्चात पूर्वदत्त व्यय 4,000 था, 2,000 हो गया। चालू दायित्व में संपत्ति में कमी हो रही है, तो चालू दायित्व में चालू संपत्ति में कमी उल्टा ट्रीट करते हैं ना, प्लस कर देंगे, इसको प्लस हो जाएगा, इसका डिफरेंस आ रहा है 2,000 का। और व्यापारिक विपत्र 13,000 था, 19,000 हो गया। देय विपत्र है, लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इस तरह से आपको चालू दायित्व में वृद्धि, व्यापारिक देय को आप क्या करेंगे? 6,000 को प्लस करेंगे। तो इसमें आपको ख्याति का अपलेखन प्लस होगा 2,000 रुपए। उसके पश्चात चालू संपत्ति में कमी, पूर्वदत्त व्यय क्या होगा आपका? प्लस होगा। 2 चालू दायित्व में वृद्धि हो रहा है, अदत्त व्यय में वृद्धि हो रहा है 9,000 रुपए, और व्यापारिक विपत्र में वृद्धि हो रहा है 6,000 रुपए, ये दोनों भी क्या होगा आपका? प्लस होगा। और चालू संपत्ति में वृद्धि क्या हो रही है? आपकी वृद्धि हो रही है, तो उसको माइनस करेंगे 6,000, और चालू दायित्व में कमी नहीं दिया है। तो इस प्रकार से 5,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 7,000 आएगा, और 7,000 में आपको 17,000 रुपए ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 24,000 रुपए आएगा। और उसमें से 6,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 18,000 रुपए आएगा, जो संचालन से रोकड़ निकलेगा। तो इस तरह से आपको असाइनमेंट में 4 प्रॉब्लम पूछे गए हैं, और इस 4 प्रॉब्लम को आप बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।